हेलो दोस्तों, बिजनेस एंड फाइनेंस की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पे है जिसमें सबका इंटरेस्ट है। सब प्रोफेशनल्स इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। यस, दिस टॉपिक इज अबाउट लिटिगेशन एट ITAT लेवल। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है आज, वो है मंजीत अंजना, जो कि पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वकील भी हैं। ही प्रैक्टिसेस इनटू अ डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशंस, एंड चाहे वो ITO लेवल हो, चाहे अपील लेवल हो, चाहे ITAT का लेवल हो। सो ये हर लेवल पे लिटिगेशन को डील करते हैं और अपने क्लाइंट्स का टैक्स बचाते हैं। सो आज हम इन्हीं से जानेंगे क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या प्रोसीजर होता है एंड इनका क्या थॉट प्रोसेस है ITAT के लिए। सो आइए मिलते हैं मंजीत जी से। वेलकम मंजीत जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को भी हेलो बोलना चाहूँगा और उसके बाद बताना चाहूँगा कि हाँ, जो ITAT, शॉर्ट में हम ITAT बोल देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभी तक जिन्होंने, जो कोई भी प्रोफेशनल है या कोई भी असेसी है जो कि अभी तक ट्रिब्यूनल में नहीं गया है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, ट्रिब्यूनल CIT अपील से या असेसमेंट ऑर्डर के टाइम पे, असेसमेंट लेवल पे आपका जो एक्सपीरियंस रहता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये यूजुअली हम लॉ की भाषा में बोले हैं तो इसको हम सेकंड अपील बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट अपील CIT अपील हो गई। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ और अपने थॉट प्रोसेस से बोलूँ तो मैं इसको फर्स्ट अपील ही बोलूँगा, क्योंकि एक्चुअल में ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप फेस करोगे, जो कि किसी भी तरह से बायस्ड नहीं होगी, जो असेसी की तरफ भी पूरा ध्यान देगी, और एक्चुअल में जो लॉ होगा या जो प्रॉपर प्रोसीजर होगा वही वहाँ पर सस्टेन करता है। वहाँ पर कोई भी बायसनेस के जो नहीं होता काम। सो मंजीत जी, इसमें अब आगे चलते हैं। जैसे कि अगर किसी का भी इनकम टैक्स केस है जो कि CIT अपील्स पे वो हार चुके हैं, देन उनको अगर ITAT में अपील फाइल करनी है तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है? प्रवीण जी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, कोई भी केस, कोई भी असेसी जो असेसमेंट लेवल पर अपना केस हार जाता है या उसके फेवर में नहीं आता है, उसके पास CIT अपील में ऑप्शन होता है और ITAT में भी डायरेक्ट जाने का ऑप्शन होता है। बट अगर पहले 30 दिन का टाइम आपको मिलता है CIT अपील में अपील करने के लिए, तो अगर आप 30 दिन का टाइम आपका निकल चुका है तो आप विदिन 60 डेज आप ITAT में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा, तो जो अपीलेबल केस होते हैं, तो यहाँ पर एक तो हो गया कि जो आपका असेसमेंट लेवल पे है, जहाँ पर आपका CIT अपील में अपील करने का टाइम लैप्स हो चुका है, या फिर जो CIT अपील में जो केस आपके फेवर में नहीं आए, उन केसेस के अगेंस्ट में आप ITAT में अपील कर सकते हैं। और CIT जो अथॉरिटी होती है, CIT एग्जाम्शंस, जो कि फर्स्ट लेवल ही होता है, बट CIT एग्जाम्शन की जो फर्स्ट आपका जो ऑर्डर आता है आपके अगेंस्ट में, उसका भी आपको ITAT में ही अपील करनी पड़ेगी। इसके प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बता दूं तो देखिए, CIT अपील से थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, क्योंकि CIT अपील में आपके पास ऑनलाइन प्रोसीजर होता है अपील करने का। यहाँ पर अभी आपको ऑफलाइन ही अपील फाइल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको फॉर्म 36 आता है, 35 फॉर CIT अपील। फॉर्म 36 होता है। फॉर्म 36 की आपको 3 कॉपीज बनानी पड़ेगी। पूरा एक कंप्लीट आपको सेट बनाना पड़ेगा। उस सेट में आपकी अपील होती है, आपका अपील फी चालान भी होता है, और उसके अलावा आपका असेसमेंट ऑर्डर का जो आपके फेवर में नहीं आया, आपको उसकी भी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर उसकी आप अपील CIT अपील में कर चुके और वहाँ से भी आपको नहीं मिला जस्टिस, कहीं ना कहीं मैं कम बोलूँगा, तो उसके असेसमेंट की ऑर्डर की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी, जिसको हम लॉ की भाषा में या एज पर रूल पेपर बुक बोलते हैं। इस पेपर बुक के आपको 3 सेट बनाने पड़ेंगे, और 3 सेट आपको ले जाकर वहाँ रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रार जिसमें से एक कॉपी पर आपको एक्नॉलेजमेंट दे देता है, उसमें आपको जो 3 कॉपी देनी पड़ेंगी, एक कॉपी पे आपकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएंगी और 2 कॉपीज सामने चली जाएंगी। एक कॉपीज ट्रिब्यूनल अपने लिए रखता है और दूसरी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बेस होता है वो आपको CIT अपील के टाइम पे जो आपने ग्राउंड्स लिए थे उसी का आपको बेसिस रखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ग्राउंड जो आपने नीचे आपने रेज नहीं किया, वो आप ट्रिब्यूनल में आके रेज करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वो फिर जुडिशरी की डिस्क्रिप्शन हो जाती है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो CIT अपील में भी अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना केस को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ताकि अगर आपका फेवर में किसी कारण नहीं आ पाता है तो आप ट्रिब्यूनल में उन सब बेसिस पे आप अपना केस फाइट कर सकें। सो बेसिकली CIT अपील्स में जो हम अपना केस को फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हो
वो हमारे इतने क्रक्स और इतने मजबूत हो कि उन्हीं के ही बेसिस पे हमारा केस आगे चलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको तो आपको कंसीडर करना है, क्योंकि उसकी एक कॉपी भी लगती है। ओके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यूजुअली बहुत सारे प्रोफेशनल या नीचे जो सीआईटी अपील में करते हैं, असेसमेंट लेवल पे करते हैं, जिसकी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होता, इंडेक्स। ओके। इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर बुक में, और पेपर बुक में जो इंडेक्स होगा उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जितना आप डिटेल में बना सके, आपको इंडेक्स उतना डिटेल में बनाना होगा। जैसे कि अपील का फॉर्म हो गया, जो भी उसके नंबर्स हो गए, उसके अलावा आपका एओ लेवल का ऑर्डर हो गया, सीआईटी अपील का ऑर्डर हो गया। आप किसी केस स्टडीज पे या किसी भी आप डिसीजन पे रिलाई करना चाहते हैं तो वो डिसीजन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो इनको बिल्कुल आप डिटेल में मेंशन कर दीजिए और उसके पेज, हर एक पेज पर रेफरेंस करते चलिए। अगर आप कोई दो केसेस भी किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए आप दो केस रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं आप दोनों केसेस का भी सेपरेट मेंशन कीजिए इंडेक्स में, ताकि एट द एंड केस आपका जब आप जुडिशरी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए भी हैंडी रहेगा, और जुडिशरी के लिए भी आपके केस को पढ़ना या उस पेज पर जाना, कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। यस, क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ा सा समय होता है, उसी में ही आपका केस पढ़ना होता है, डिसीजन देने होते हैं और सब चीज़ इन्फॉर्मेशंस, मतलब जो भी आपने ग्राउंड्स अपील है उनको असेस करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मंजीत जी, इसमें अगर हम बात करें आईटीएटी लेवल पे, तो क्या हमारे यहाँ पे भी कोई फीस वगैरह भी होती है इसमें फाइल करने के लिए अपील? जी प्रवीण जी, बिल्कुल होती है। और यहाँ पर जो फीस होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बड़ी माइनर सी फीस होती है कि आप अगर कोई भी आपका केस है जहाँ पर आपकी असेस्ड इनकम 1 लाख रुपए तक है तो 500 रुपीज़ का आपको चालान पे करना पड़ेगा। ये 1500 हो जाता है अगर 1 लाख से 2 लाख होती है। अबाउट 2 लाख इट्स 1%। ओके। बट सब्जेक्ट टू 10,000 रुपीज़। इसमें मैक्सिमम फीस आपकी 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा आपको पे नहीं करना। ओके। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ असेस्ड इनकम के बेसिस पे बहुत सारे केसेस, जैसे पेनल्टी ऑर्डर हो गया जिसके केस में आप अपील करना चाहते हैं, एग्जम्पशन में या स्टे एप्लीकेशन आप डालना चाहते हैं, तो इन सब के लिए भी जहां पर असेस्ड इनकम मेंशन नहीं होती है, जिस केस में असेस्ड इनकम नहीं होती, वहां पर आपको 500 रुपीज का एक चालान आपको लगाना पड़ेगा। तो हाँ, फीस तो होती है एक। एंड यहाँ पे मंजीत जी, हमने ये सुना है, मतलब मैंने तो कभी प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, बट ये है कि वहाँ पे हमारा ड्रेस कोड्स भी होता है। जैसे लॉयर्स के लिए तो है सूट्स एंड, बाकी अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी ड्रेस कोड्स है यहाँ पे, कुछ अटायर, कुछ स्पेसिफिक की जो भी हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ध्यान रहे व्हेनेवर दे गो टू आईटीएटी लिटिगेशन, उनको कैसे जाना चाहिए। प्रवीण जी देखिए, जो आईटीएटी में है उनके रूल में उन्होंने ड्रेस कोड मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो लॉयर्स के लिए मेंशन किया हुआ है। Okay. और लॉयर्स इवन दो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट रूम में भी उनका ड्रेस कोड मेंशन होता है, जो आप जानते हैं ब्लैक कोट होता है, और उनके साथ उनको टाई या बार वाली जो उनकी टाई होती है उनको यूज करनी होती है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके अलावा ऐसा उनको प्रॉपर ड्रेस कोड तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आप किसी एसएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऑनरेबल जज के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो बी प्रोफेशनली प्रेजेंटेबल। तो जिसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप सीए हैं तो जो आपका आईसीआई में ड्रेस कोड डाला हुआ है कि आप नेवी ब्लू कोट डालते हैं, उसके साथ एक डिसेंट सी टाई डालें। टाई के लिए आप ध्यान रखें, देखिए कि टाई का कलर डिसेंट हो तो ही अच्छा है। किसी भी तरीके की रेड, येलो, ग्रीन, वो टाई थोड़ा प्रेजेंटेबल नहीं होती। उसके अलावा अगर आप असेसी हैं, आप खुद ही असेसी हैं, तो असेसी के लिए देखिए कोई ड्रेस कोड है नहीं, और आप किसी भी मतलब किसी भी पोजीशन में या किसी भी ड्रेस के साथ आप वहां पर जाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी प्रेजेंटेबल। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए ड्रेस कोड जो आप लगे नहीं कि आप किसी एक ऑनरेबल प्लेस पे आए हुए हैं और लिटिगेशन में फाइट कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए। मतलब कुछ आप सीरियसली नहीं ले रहे, मतलब आप कह सकते हो आपका इंप्रेशन। देखिए जो जजेस भी होते हैं तो वो भी जो डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं नज़र तो जाती है, और वो कहीं ना कहीं अगर आपका ड्रेस कोड ऐसा फंकी है जो उनको पसंद नहीं आया, तो माइट भी के कुछ ऐसे डिसीजन जो आपके फेवर में दे रहे हैं और उस टाइम वो डिसीजन में थोड़ा सा ना दे, हार्श हो जाए, या एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा। सब मंजीत जी, जैसे अब आपने इतना लिटिगेशन किया है, 10 साल से आप लिटिगेशंस में हो, सो मतलब कुछ एक्सपीरियंस और साझा करें हमारे दर्शकों के साथ कि कैसे कैसे केसेस आपने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या देखी है, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं। क्योंकि अगर हम आईटीओ लेवल की बात करें या सीआईटी लेवल, सीआईटी अपील्स लेवल की बात करें, वहाँ पे हमने बहुत से प्रोफेशनल से बात करी है, तो
ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहा नहीं कि हाँ ठीक है हमें जस्टिस मिल ही जाता है, या वो हमारी, बहुत सारे प्रोफेशनल्स तो ये कहते हैं कि वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है प्रवीण जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब असेसमेंट लेवल पर जाते हैं तो आप एक ITO से डील करते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होता है। उसी के अगेंस्ट अगर आपके अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर ITO ने पास किया और उसके लिए आप CIT अपील में जाते हैं, तो ये CIT अपील में भी ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं करेक्शन होती है नीचे, अगर कोई केस आपका नहीं है, कोई कमी है तो उसके लिए वो ऑर्डर देते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है कि उनकी भी अप्रोच थोड़ी सी बायस होती होगी, ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं एक ऑफिसर है जो पहले टैक्स कलेक्शन में था, वो सडनली CIT अपील डिपार्टमेंट में हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी अप्रोच एक टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर की रहेगी। इसके लिए मैं आपको एक अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक मेरा केस था जहाँ पर हम मेरिट्स पे हमारे फेवर में थी, 148 का नोटिस सब नहीं हुआ था, और जिसके लिए हमने ये ग्राउंड भी रेज किया था कि हमारे को नोटिस मिला ही नहीं है, और कोई भी नोटिस जो 148 में अगर सर्व नहीं होता तो वो केस वॉइड होता है और कहीं ना कहीं उसको क्वैश करना ही पड़ता है। बट उसमें जब CIT अपील ने जो इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी में उन्होंने कोई भी ऐसा ठोस इंक्वायरी नहीं की, सिर्फ एक जवाब मांगा अपने नीचे ऑफिसर से, और ऑफिसर ने कहा हमने सर्व किया, दैट्स इट। उसी पे वो एग्री कर गए कि हाँ किया होगा, मेरे ऑफिसर बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रली उन्होंने अनबायस्ड होकर कोई अप्रोच नहीं रखी। यही केस जब ITAT में गए तो कहीं ना कहीं हम फर्स्ट हियरिंग में ही अपने केस को जीतकर और क्वैश कराकर उस केस को हम लेकर आए थे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि हाँ, ये एक्चुअल में ITAT बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे मेरा एक केस है, मैं आपको कंडोनेशन के लिए बता ही देता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अगर CIT अपील में फाइल करते हो तो आपसे देरी हो जाती है, आप 30 दिन का पीरियड नहीं 30 दिन में फाइल कर पाते, आप लेट हो जाते हैं, तो इसी में कहीं ना कहीं आपका बहुत ही कम चांसेस है कि CIT अपील आपको कंडोन कर दे आपके डिले को, या फिर यहाँ पर अगर आपका अमाउंट बहुत माइनर सा है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कर दे, अदरवाइज वो नहीं करते। ओके। लेकिन यहीं पर मैं ट्रिब्यूनल की बात करूँ तो कंडोनेशन में अगर कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर पाते हैं, जुडिशरी के सामने ये प्रूव कर पाते हैं कि हाँ आपके जो डिले हुई है वो कहीं ना कहीं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहे हैं, आपके हाथ में ही नहीं था, और ऐसी किसी सिचुएशन की वजह से जो आपके हाथ में ही नहीं थी उसकी वजह से आप पेनलाइज हो रहे हैं, तो इसमें ट्रिब्यूनल कंडोन कर देता है डिले को। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ प्रवीण जी, मैंने 1800 डेज तक की भी डिले कंडोन देखी है अपने सामने। तो कहीं ना कहीं मतलब जुडिशरी में आप कह सकते हो कि अगर आपके हाथ में नहीं थी सिचुएशन तो आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा लॉ से हट कर भी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय द बुक है, वो वहाँ पे एक्चुअली में जजमेंट यूज होती है। एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिलेगा, आपको मतलब कहीं ना कहीं पेनलाइज नहीं किया जाएगा उन सिचुएशंस के लिए जो आपके हाथ में नहीं थी, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे करेक्शन की जा सकती है। लाइक अगर कोई केस है जहाँ पर आप रिप्रेजेंट नीचे नहीं कर पाए, तो वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल अगर आप इस फेवर में हो कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ, मेरा केस बिल्कुल फेवर का, मेरे पास मेरिट्स हैं, और कहीं ना कहीं इस केस को अगर मैं टाइमली रिप्रेजेंट करता तो मेरे फेवर का ऑर्डर होता, तो ऐसे केसेस को भी ट्रिब्यूनल मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं कहूँगा 99.99% कहीं ना कहीं रीअसेसमेंट के लिए ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देता है कि ओके अगर आपके पास मेरिट्स है और आपके फेवर का केस है तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर प्रेजेंट कर लीजिए, और आप अगर फेवर का है तो आप उस टाइम प्रेजेंट करके जीत भी लीजिए, तो कहीं ना कहीं जस्टिस सर्व होता है। और इन जी मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस और भी शेयर करूँगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ही मतलब बेहुदा तरीके से मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं एक एसएससी के फेवर में केस ना देकर उसके अगेंस्ट में दे दिया। रीज़न सिर्फ क्या रहा कि कैश डिपॉजिट था, दिस केस इज़ बिफोर 2016, तो उस टाइम पे कैश अलाउड था, कैश लेना प्रॉपर्टी सेल के लिए, तो वहाँ पर कैश लिया गया एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे कैश डिपॉजिट भी करा दिया। आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, अगर कोई भी नॉर्मल बंदा भी सोचे तो सोच सकता है कि हाँ ऑब्वियसली जिस दिन डील हुई है उससे नेक्स्ट डे अगर कैश डिपॉजिट करा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस केस को कहीं ना कहीं ये बोलकर एसएससी के फेवर में नहीं दिया कि डेट्स ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द कैश आर डिफरेंट डेट्स, जो कि लॉजिकल नहीं है।
और इसी केस को जब हमने CIT अपील में कहीं ना कहीं इसमें दिया तो वहाँ पर भी हमें फेवर नहीं मिला। ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं CIT अपील मतलब बाइस तो होते ही हैं सर, थोड़ा सा तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन यही केस जब ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल फर्स्ट हियरिंग में ही हमारे साथ हमारी बात मानने को तैयार थी कि हाँ दिस इज़ वेरी नॉर्मल फैक्ट कि आप किसी दिन प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उसके नेक्स्ट डे अगर कैश कर रहे हो, इट इज़ वेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। और ये केस भी हमारे फेवर में आया है। और यहाँ पे हमारा SSC का टैक्स भी कम हुआ। हाँ आप कह सकते हैं टैक्स कम नहीं हुआ, टैक्स से बचा लिया गया है उनको कहीं ना Okay. कहीं जो केस फेवर में आने के बाद। और वो टैक्स जो उसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी या टैक्स अमाउंट की जो पेनल्टी लगने वाली थी उसको उसने बचाया है, क्योंकि केस जेन्युइन केस था और यहाँ पर टैक्स का कोई भी इवेजन नहीं था। सो अगर हम इसको मंजीत जी समराइज करें, अगर हम लिटिगेशंस को, डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशंस को, कि हम ITO लेवल पे देख रहे हैं, क्या हम CIT अपील पे देख रहे हैं, और ITAT का तो देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे ही जानूं, क्योंकि आपने जो जितना पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि नहीं हमारी सुनवाई है वहाँ पर, तो मतलब आप क्या कहोगे कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। और SSC अगर एक्चुअली में हैरेस्ड है नीचे तो उसे आगे जाना चाहिए कैसे अपने, मतलब आपके क्या व्यू पॉइंट है इस पे? प्रवीण जी इस पे मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर कोई SSC है जिसका केस वो जानता है कि हाँ उसके केस में मेरिट्स है या उसके केस लीगली वो केस सस्टेन करता है और वो उस केस को जीत सकता है, और कहीं ना कहीं CIT अपील में नीचे थोड़ा सा हताश हो भी गया है, तो मैं उनको यही राय देना चाहूँगा कि उनको ITAT को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। और ITAT में अगर आपका केस जेन्युइन है, आपके मेरिट्स हैं, तो आपके फेवर में केस आएगा ही आएगा। बहुत सारे इंस्टेंस में पहले ही मैं केस एक्सपीरियंस आपको बता ही चुका हूँ, और थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल SSC को फेवर करता है कि अगर SSC कहीं ना कहीं जेन्युइन है और अनड्यू हार्डशिप नहीं है तो उसको अनड्यू हार्डशिप से बचाता भी है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो उस केस में वो उसको जस्टिस सर्व करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करता है। और उसके साथ साथ मैं जो हमारे नए प्रोफेशनल्स हैं जो ITAT में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप जाइए। कहीं ना कहीं नए जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जजेस थोड़े से लीनियंट भी होते हैं कि उनका केस अगर प्रेजेंट करते हो थोड़ा सा लूज भी रहता है, तो भी उनकी फीलिंग्स को समझकर उनको पूरा मौका दिया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है कि आप अपने केस को एक्सप्लेन कीजिए और हम सुनेंगे। उनको कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप बताइए। बट यहाँ पे मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस बात को ऐसे ना ले लीजिए कि हाँ ठीक है आप जाए और वहीं पर जाकर ही अपना केस एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। नहीं, आपके अपने केस पर, फैक्ट ऑफ द केस पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं पूरी स्टडी की हुई होनी चाहिए उस पर, सो दैट जजेस के सामने जब आप रिप्रेजेंट करें तो जजेस को पता हो कि यस ही हैज स्टडीज हिज केस और उसको अपने केस के क्लाइंट को और फैक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। ओके, सो ये थी हमारी कन्वर्सेशन मंजीत जी से, जिनसे कन्वर्सेशन करके हमने ये जाना कि आपका अगर केस है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस है तो आपको घबराना नहीं है, ITAT में जाना चाहिए और होपफुली पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए और वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। सो यहीं पे हम अपनी कन्वर्सेशन एंड करते हैं, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर एपिसोड एंड इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन लाइक दिस फॉर फ्यूचर।